दोस्तों नमस्कार। मैं नासुरांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 10वीं फेल, जिसे लिखा है अजय राज सिंह ने। तो आइए सुनते हैं उपन्यास 10वीं फेल के 7वें अध्याय चक्रवृद्धि ब्याज का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। हर रोज ठीक 7:36 पर एक हाथ में पूजा की घंटी और दूसरे हाथ में दिया लेकर अम्मा पूरे घर का चक्कर लगाते हुए हमारे कमरे में दाखिल होती हैं। चूंकि इस घटनाक्रम का उद्देश्य हमको जगाना नहीं होता है, हमारी ओर से किसी आपत्ति का कोई सवाल ही नहीं है। कोई आपत्ति होती भी तो जैसे अम्मा मान जाती। पूरे दिन में यही एक समय है जब सही मायने में नींद का आनंद आता है। हाँ, सच कह रहे हैं। आधी खुली नींद में जब और सोने को मिल जाए, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है। पर आज की कहानी का सीन थोड़ा बदल गया था। इतना बदल गया था कि न तो रात में नींद आई थी और न सुबह वो सुख मिल पाया। नींद न आने का कारण तो जग जाहिर है। सुबह दिक्कत ये आई कि 7 बजे ही प्रकाश और डब्लू हमारे घर आ धमके। भैया उठ जाओ। प्रकाश हमारे मुंह से रजाई हटाकर बोला। कभी बस यूं ही बिना कारण किसी का मुंह तोड़ने का मन हुआ है? ऐसा नहीं था कि हमको किसी ऐसे सपने से उठा दिया गया हो जिसमें हम ही भगवान थे। पर क्या है कि खाने के बाद अगली जो चीज़ हमको प्यारी है, हमारी नींद, उसमें विघ्न पड़ चुका था। अधूरी सी नींद और उस नींद के अधूरे रह जाने का गुस्सा लेकर हमने अनमने ढंग से कहा, कोई कमी है का बे तुमको? यहाँ पर मान लिया जाए कि प्रकाश को उसके कृत्य के अनुरूप 2-4 उचित गालियाँ मिल गई थीं। अरे नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। उससे एक लेवल ऊपर जाना होगा। हाँ, ये ठीक है। हमको नहीं, आपको कमी है। हमारा मतलब है कि हो जाएगी अगर जल्दी नहीं उठे तो। प्रकाश हड़बड़ी में बोला, जो अभी तक हमको एक बेहुदा मजाक लग रहा था। प्रकाश की लगभग लगभग घबराई आवाज़ सुनकर किसी समस्या सा प्रतीत होने लगा। अभी अभी बीते 6 सेकंड में हमारा गुस्सा लगभग खत्म हो गया था। थोड़ी झुंझलाहट बची थी, पर गुस्सा हमारे ध्यान के साथ कहीं और ही निकल चुका था। इंसान का दिमाग एकदम क्लियर होना चाहिए कि उसको जीवन में क्या चाहिए। बाकी क्या फर्क पड़ता है कि जमाने में क्या हो रहा है और क्यों। ये संदर्भ था उस प्रसंग और व्याख्या के लिए जो आगे हम डब्लू की करने वाले हैं। जब हम उठे तो पता पड़ा कि प्रकाश भरी सुबह हमारे पास अकेला नहीं आया था। डब्लू भी था साथ में। पर इस घटनाक्रम के बीच कमरे में दीवार से सटकर रखी कुर्सी पर आराम से बैठे डब्लू भाई साहब ठंडी दही के साथ पराठे का मजा ले रहे थे, अपनी ही दुनिया में मस्त। वैसे वो भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। बेचारा ज़्यादा सोच नहीं पाता है ना, तो अक्सर जितना भी जीवन नज़रों के सामने होता है उतने में जो भी सबसे ज़रूरी काम हो करने लगता है। इस पर अम्मा का लाड़ प्यार अलग। तो प्रोग्राम चल पड़ा। या तो सीधे सीधे बोल दो क्या हुआ, या तुम भी पराठे लील कर निकलो यहाँ से। हमने प्रकाश से प्यार से कहा। किसी का ध्यान नहीं गया हो तो साफ कर दें, यहाँ पर प्यार व्यंग्यात्मक रूप में प्रयोग किया गया है। अरे भैया, अभी बकैती का टाइम नहीं है। प्रकाश बोलने लगा। सुन लो, समझ लो, चाहे तो लिख लो कहीं भी। शाहिद भाई का फ़ोन आया था। पटेल बाबू पर इंक्वायरी बैठ गई है। 4 दिन से अफसर लोग उनके दफ्तर में ही बैठे हैं। बाहर से कोई टीम आई है। उनका पूरा ऑफिस सिर पर ले रखा है उन लोगों ने। गलती से अपनी कोई फाइल हाथ लग गई तो जय सिया राम। बस जैसा अभी अभी सबको अचानक लगा, वैसी ही व्याकुलता हम में भी जागी थी। वो जो फिल्मों में हीरो के पास विलेन का फ़ोन नहीं आता है कि हीरोइन को अगवा कर लिया गया है, सलामती चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो, वगैरह वगैरह। बस हमारे कान वैसे ही सुन्न पड़ गए थे। हमारी हीरोइन श्री चमन पटेल एक हिसाब से अगवा ही हो गई थी और इस फिल्म में विलेन का किरदार निभा रही थी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जांच कमेटी। हम तो प्रकाश को समझा रहे हैं कि टेंशन की बात नहीं है। पीछे से डब्लू आखिरी कौर गटक कर बोला,
हमारे हिसाब से इस बात का धंधे में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई पटेल बाबू के माथे ही थोड़े बैठे हैं, यहाँ बहुत काम है हमारे पास। साल का एक आधा ठेका चला भी गया तो क्या, इतना लोड थोड़ी लेंगे। भोलेपन और बुद्धिहीनता के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है। कभी कभी तो समझना मुश्किल हो जाता है कि इंसान इस पार खड़ा है या उस पार। हम और प्रकाश तो इस बात से चकित थे कि डब्लू को ये काहे नहीं समझ आ रहा है कि बात सिर्फ आज से आगे की नहीं है। अगर फाइल खुली तो जो कार्यक्रम पीछे हुए हैं सब चौपट हो जाएंगे। रिश्वत देने से लेकर धोखाधड़ी तक सारे इल्जाम लग जाएंगे। अरे धंधे का क्या, जो होना है वो तो होता रहेगा। इज्जत की जो 12 बजेगी उसका क्या। शाहिद भाई ने कुछ और कहा क्या, हमने प्रकाश से पूछा। कह रहा था कि मिल लेते तो अच्छा रहेगा। आज ही चलते हैं, फिर शहर जाना ही है। दफ्तर होते हुए चलेंगे। दफ्तर नहीं, प्रकाश उत्तेजित हो उठा। दफ्तर में ही तो अफसर लोग घात लगाए बैठे हैं। शाहिद कह रहा था कहीं और मिल लेंगे, एक बार पता तो चले कि मामला क्या है और कितना गंभीर। तय किए स्थान पर हम तीनों पहुंचे। चमन बाबू अपने असिस्टेंट शाहिद के साथ पहले से ही आए हुए थे। पहले की मुलाकात में चमन बाबू के चेहरे पर जो कुटिलता और चांद सी चमक नजर आया करती थी, वो आज किसी विहार के लिए निकली मालूम पड़ रही थी। टेबल पर 2 चाय रखी थी, ठंडी होती हुई। देश में जो चाय के उपासक हैं उनके लिए यह संवैधानिक चेतावनी है, उनको आगे के कुछ शब्द विचलित कर सकते हैं। चाय के ऊपर का हिस्सा जितना गाढ़ा हो गया था, उससे 2 बातें साफ थी। एक तो ये कि उस चाय को इस टेबल पर उपेक्षा के अलावा और कुछ नहीं मिला, और दूसरा ये कि हमको आने में जरा देर हो गई थी। अरे यहाँ कहाँ बुला लिया, प्रकाश सामने आते ही बोला। दरअसल जिस जगह पर अभी हम सब थे उस जगह का नाम था उड़न की टपरी। बाहर से देखने पर साधारण सा देसी अड्डा, चाय सुट्टा उड़ाने का। थोड़ी गहराई में जाकर बात करें तो टीन के बाड़े की आड़ में खड़ा दिखता है टपरी का मालिक उड़ना। उसके सामने होती है उबलती हुई चाय। इस पूरे संस्थान में जिक्र कर दी गई संपत्ति के अलावा एक टेबल नजर आती है जो खुद इतनी जर्जर हो चुकी है कि अब धरती में विलीन हो जाना चाहती है। उसी से सटकर गिनती की 4 कुर्सियां भी रखी होती हैं, जिनमें से तीसरी का चौथा पैर बाकी तीनों से 2 इंच छोटा है। कोई भी साधारण समझ और इस जगह की खास परख रखने वाला इंसान इस पर बैठता नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि इस कुर्सी का ये पाया तब से टूटा हुआ है जब से इस टपरी का उद्घाटन हुआ था। नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं था हमारे लिए ये दृश्य वृत्तांत जाहिर करना। उड़न कोई फूफा नहीं है हमारा, पर बात ऐसी है कि जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। सिर्फ एक डायलॉग नहीं, सच्चाई है। टपरी के बाहर का सीन बिल्कुल चुनावी वादों की तरह एक छलावा है, उस झूठ की तरह जो किसी सच को छुपाए रखने के लिए सच मान लिया गया हो। यहाँ पर असल कार्यक्रम तो बगल की सीढ़ी से एक फ्लोर नीचे जाने पर होते हैं। जिस फ्लोर का जिक्र अभी अभी छिड़ा है, हर किसी को उसकी जानकारी नहीं है। वो तो लोगों को नीड टू नो बेसिस पर दी जाती है। इतनी अंग्रेजी, अम्मा कसम, हम तो लिखते लिखते शर्मा रहे हैं। पर अब जो यहाँ वहाँ से हल्का हल्का सीख गए हैं वही तो निकलेगा। ये वो जगह है जहाँ शहर के सभी नॉन वेज पंडित दुनिया से छुप छुप कर अंडे और चिकन उड़ाते हैं। वो जगह जहाँ ड्राई डे पर भी सूखा नहीं पड़ता। यही वो जगह है जहाँ सरकारी अफसर अपने खास मित्रों से मिलते हैं और लक्ष्मी जी की सेवा अर्चना उपासना इत्यादि करते हैं। सरकारी दफ्तर तो बस एक ढोंग है, बिल्कुल उस खिच की आवाज़ की तरह जो शादियों में फोटो वाले भैया बच्चों के सामने फ्लैश चमकाकर बोलते हैं। इसी जगह सब वादे होते हैं, यही सब टेंडर पास होते हैं। यही जगह साक्षी है इस शहर के विकास से लेकर विकास होते होते रह जाने तक का। सरकारी भवन से ज़्यादा दूर न होने के कारण यह स्थान पूरे जिले में होने वाली ऐसी सभी गतिविधियों का केंद्र बना रहता है। जहाँ सब कुकर्म किए वहीं बुला लिया,
डब्लू अपनी असहजता जाहिर करते हुए बोला, मरवाओगे सबको? अरे तो और कहाँ जाएं? चमन पटेल अपने चमकते सिर पर लुढ़कते हुए पसीने की बूंद पोंछकर कुछ घबराई आवाज में बोले, अब तो लगता है कि घर पर भी जासूसी लगा दी इन लोगों ने। यहाँ पर कम से कम अपने ही लोग हैं। क्या स्थिति है? जरा संभालते हुए डब्लू बोला। फिलहाल तो नाजुक है, शाहिद भाई टेबल के उस पार से बोले। चमन बाबू ने भी सिर हिलाकर शाहिद के इस अंदाजे को सराहा। साल दर साल कभी योजनाओं के नाम तो कभी विकास कार्य के नाम चमन पटेल एवं साथी अफसर पूरे जिले का भार उठाते चले आ रहे थे। ये अलग बात है कि ये पूरा का पूरा भार हजार हजार के कड़क नोटों का ही है। क्या सड़क और क्या पुल, साहब के टेबल से पास हुए सभी बिलों में घपला है। अब दिक्कत ये नहीं है कि जांच में कहीं कोई धांधली न सामने आ जाए, दिक्कत तो ये है कि कितनी और कौन सी। चमन बाबू की दिक्कत अगर यहाँ खत्म मान भी ली जाए तो दूसरी समस्या ये है कि अब कौन कौन सा सनम साथ में डूबेगा। तो कोई प्रोजेक्ट अफसरों के हाथ तो नहीं आया? हमने पूछा। ऊपर ऊपर से तो सभी देख लिए हैं, अब कौन जाने किस फाइल में साहब की आंख फड़की थी। शाहिद भाई बोले, मुझे लगता है कि इस सड़क वाले सारे प्रोजेक्ट ऑडिट में आ जाएंगे। चमन बाबू चिंतित मुद्रा में बोले। क्या लगता है? डब्लू ने सवाल किया। कुछ ले देकर मामला वही निपटेगा? सक्सेना साहब हैं कमेटी के हेड, पटेल बाबू बोले। रिकॉर्ड तो क्लियर है उनका, मुझे नहीं लगता कि ऐसे बात बनेगी। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ होना होता तो उनकी तरफ से पहले दिन से ही सारे होने लगते। कुछ अफसर खुद भी न खुलकर कह पाए तो अपने स्टाफ से कहलवा देते हैं। यहाँ तो सब सून सपाट है, मानो लक्ष्मी से कोई मोह ही न हो। तो स्टाफ से पता चल सकता है? प्रकाश बोलने लगा। स्थिति कितनी गंभीर है और मामले को दबा देने की कोई गुंजाइश है या नहीं? सरकारी विभागों में अफसरों की जैसे भी बनती हो, हमने कहा, पर उनके स्टाफ एक दूसरे के बराबर भाईचारा निभाते हैं। क्यों शाहिद भाई, क्या कहते हो? शाहिद भाई की नज़र हम पर आ रुकी और बाकी सबकी शाहिद भाई पर। समझ सबको आ गया था कि हम क्या कहना चाह रहे थे। बात तो मैं कर सकता हूँ, शाहिद भाई बोले, पर हवन करने के चक्कर में कहीं हाथ न जल जाए। कई बार स्टाफ के लोग अपने अफसर के कुछ ज्यादा ही सगे होते हैं। चमन बाबू और शाहिद की नज़र एक दूसरे पर पड़ी। चमन बाबू उसे देखते हुए गर्व से मुस्कुराया। क्या पता कभी शोले में ठाकुर रामलाल को देखकर ऐसे मुस्कुराया होगा या नहीं। शाहिद भाई आगे बोले, कमेटी का स्टाफ क्या पता कैसा है, कहीं ऊपर चुगली कर दी तो। पता चला इधर मैं बात छेड़ूं और उधर सक्सेना साहब चिढ़कर चमन बाबू की। नहीं नहीं नहीं, कोई बात मत करना तुम। डब्लू बीच में ही बोल पड़ा। अब कोई लेन देन नहीं होगा, 4 दिन हो गए हैं, अगर कुछ होना होता तो हो जाता। हमको तो चमन बाबू का सनी भारी नजर आ रहा है। अब तो ये सोचो कि अगर सच में निपट गए तो क्या करेंगे। पुरानी हिंदी फिल्मों के चाहने वालों को दिल की गहराइयों तक पता है, जहर को जहर ही काटता है। और क्या, हर तीसरी फिल्म में तो है ये डायलॉग। लिखने वाले लिख कर चले गए, हीरो के चाचा ने डायलॉग मार भी दिया, पर क्या सच में? शायद नहीं। यूं तो लेन देन के हत्थे चढ़े पटेल बाबू ले देकर निकल जाने चाहिए थे, पर कहाँ। अब फिल्म की कहानी होती तो कहीं न कहीं से निकाल लाते, लेकिन नहीं। अब नसीब में अगर लगना ही लिखा है तो लगने दो। अभी जिस संभावित दुर्गति से पटेल बाबू जूझ रहे थे, सच कहें तो वो उनका खुद का चुना हुआ था। अब चादर के बाहर पैर फैलाओगे तो ठंड तो लगेगी ही। और ऐसा नहीं है कि इन सब में हमारी कोई भागीदारी नहीं है, पूरी पूरी भागीदारी है, पर क्या करें, हम न करते तो कोई और करता। कुछ आधे 1 घंटे इसी तरह खुद के फिजूल सुझाव दूसरों को सुनाते हुए और दूसरों के फिजूल सुझाव सिरे से नकारते हुए निकल गए। हो सकता है कि हम सब उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो हमसे किसी ने पूछा ही नहीं था, या अगर पूछा था तो उसका जवाब पहले से ही तय था। चमन बाबू बेचारे हैं बड़े सज्जन आदमी। हमको तो उनके अंदर लक्ष्मी लोभ के अलावा और कोई अवगुण नजर ही नहीं आता। हाँ, कभी कभी जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं, पर इंसान अच्छे हैं।
दिल काफी छोटा है उनका, पर मुस्कुराते बड़ा अच्छा है। अब सरकार न बदली होती तो सब कुछ सही था। नई सरकार के आने के बाद कुछ एक्शन तो दिखाना पड़ेगा ना। सरकारी कामकाज भी बड़े अजब ढंग से होते हैं। डिपार्टमेंट की सफाई के नाम पर बीच बीच में कोई न कोई सांप होते ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि कोई खुद दूध का धुला हुआ है। चपरासी से लेकर बड़े बड़े अफसर तक सब डकार मार रहे हैं। खाया भी कम थोड़ी ना है। मजाल किसी ने कभी कोई फाइल बिना हरे रंग के दर्शन किए आगे बढ़ाई हो। अरे, हमने तो सुना है कि अपशगुन मानते हैं। सबने किया है भैया, सब आगे भी करेंगे। 100 में से एक चमन पटेल की बलि चढ़ाई जाएगी, पर ये परंपरा चलती रहेगी। सरकारें आएंगी और जाएंगी। अरे, कितनी तो आकर चली गई, बस ऐसे ही, और कुछ नहीं बदलेगा। अंततः इस आपातकालीन मीटिंग के दो नतीजे निकले। पहला, चाय ठंडी होने से पहले पी लेनी चाहिए, और दूसरा, चमन बाबू के सनी को कोई मंगल नहीं बचा सकता। या ये कह लीजिए कि निपटना तय था। सवाल ये था कि अब साथ में कौन कौन निपटेगा। अभी जैसा माहौल बन गया है, बस यहीं पर हिंदी फिल्मों में इंटरवल होता है। हम सोच रहे थे कि हम भी गाड़ी यहीं रोक लें। तो मिलते हैं फिर इंटरवल के बाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 10वीं फेल के 7वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों नमस्कार, मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास की संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास 10वीं फेल, जिसे लिखा है अजय राज सिंह ने। तो आइए सुनते हैं इस उपन्यास के 8वें अध्याय क्षेत्रफल का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। अब बीती शाम गोडाउन में हुए मैसेज घटनाक्रम के बाद हमारे वादे के मुताबिक आज शाम हमको पिंकी जी से मिलना था। हमारा मानना है कि हम सभी को अपने जीवन के सारे पहलू अलग अलग डिब्बे में रखने चाहिए। व्यक्तिगत जीवन, दोस्ती, परिवार, धंधा और भी न जाने कितने हिस्से जो कम पढ़े लिखे होने के कारण हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। ये सब अलग अलग हैं। किसी एक की सामग्री दूसरे से नहीं मिलनी चाहिए। माना कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं, पर एक सच यह भी है कि इन सब से अगर अलग अलग न निपटा गया तो जीवन के एक पहलू की समस्या दूसरे पहलू को दूभर बना देगी। अब खिचड़ी किसको पसंद है, इसलिए इन डिब्बों में लीकेज का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। हम तो ये नहीं कह सकते कि हमको ओखली में श्री चमन पटेल जी का सुंदर मुंह चले जाने का कोई गम न था। दिन में हुई सभी बातें हमारे दिमाग में थीं, पर पिंकी जी से मिलने का उत्साह, जिस पर कृपया कोई टिप्पणी न करे, हम में कोई कम न था। गांव कस्बे की एक खासियत होती है, यहाँ हर कोई हर किसी को जानता है। परिणाम स्वरूप किसी मुद्दे के व्यक्तिगत होने का दायरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। फर्ज के लिए हम जानते हैं कि फूलन काका के तीसरे बेटे हीरा को बवासीर है। गगन जब नींद में चलता है तो भरी रात किसी का भी दरवाज़ा खटखटाने लगता है, और पंडिताइन अक्सर पंडित जी को बना के पीटती हैं तो और भी कई ऐसी बातें जो हम कह सकते हैं। माना मज़ा आ रहा है, पर कोई किताब थोड़ी लिखनी है। मुद्दा तो ये है कि उस शाम हमको पिंकी जी से मिलना था, और इससे पहले कि हम गांव की गलियों में उनके साथ निकलते, सबको पता चल गया था कि हम आने वाले हैं। एक तो जगह छोटी, ऊपर से हम वैसे ही फेमस। बहुत दिक्कत है जीवन में। अब क्या क्या बताएं। जिस समस्या का समाधान संभव हो वो समस्या समस्या नहीं होती। वो अगर कुछ है तो सिर्फ एक नाकामी। जिस संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं वो ये है कि शाम होते होते पूरे गांव में ढिढोरा पिट गया था कि हम पिंकी जी को लेकर भ्रमण पर निकलेंगे। ढिढोरे तो खैर और भी बहुत पीटे थे, पर काम का और कुछ हद तक शालीन यही था। कसम से गिन के 3 ही तो जगह है यहाँ जहाँ हम और पिंकी जी एक साथ हो सकते हैं। या तो बस अड्डे की चौपाटी चले जाओ, या फिर शिव मंदिर, या नर्मदा घाट। हम ये कह नहीं रहे हैं कि
यहाँ के लोगों की सोच संकुचित है। बात बस इतनी सी है कि इस जगह की सोच फिलहाल वक्त से थोड़ी पीछे चल रही है। देखा जाए तो हमारा ये कहना पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं है। अब कहीं लिखा तो है नहीं कि वक्त के साथ चलना क्या होता है। तो ऐसे में अब कौन जाने कौन पीछे है, कौन आगे, कौन चल रहा है और कौन रुका हुआ है। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी हम हमारे गांव के कण-कण में किसी फिल्म में बस यूं ही चेप दिया गया डायलॉग, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, एक साधना, अभ्यास और प्रथा के रूप में समाया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे। अपने सभी सलाहकारों से राय लेने के बाद हमने तय किया था कि हम पिंकी जी को आज नर्मदा घाट ले जाएंगे। शाम का वक्त, मध्यम होती रोशनी और हल्की हल्की सी बहती नदी पिंकी जी की पर्सनालिटी को सूट तो नहीं करती, पर हमारे जीवन में चल रहे कोलाहल में हमको क्षणिक आराम देने में पूरी तरह सक्षम थी। क्या बात है, यहाँ लेट होने का रिवाज नहीं है क्या? पिंकी जी ने हमको देखते ही कहा। हम उनको लेने उनके घर पहुंचे थे। इस कलयुग की चाहे जो भी खामियां हों, हम ये जरूर कह सकते हैं कि मोबाइल फोन उनमें से एक नहीं है। अब ये न होता तो कहाँ हम उनको बता पाते कि हम आ रहे हैं, कहाँ वो पहले से तैयार होती और कहाँ दरवाजे पर हमारा इंतजार हो रहा होता। उनके ठीक सामने लाकर हमने अपनी बुलेट को आराम दिया। माथे पर बिंदी, कानों में बाली, बाल खुले हुए और काली धारियों वाले गुलाबी सूट में मोहतरमा निखर तो रही थीं, मानो एक तरह आहिस्ते से दिन ढल रहा हो और यहाँ चाँद निकलने को बेताब खड़ा है। हमारी नज़र तो उनके बालों के उस लट पर अटक गई थी जो उनकी आंखों के किनारे से होते हुए गालों तक जाती थी। अल्हड़ हवा में कभी वो लट होठों तक पहुंच जाए तो फिर खुदा ही बचाए उस आफत से। हम लेट होने लगे तो देश के ट्रेन क्या करेंगे, हमने मुस्कुराकर जवाब दिया। हमने कोई मजाक तो नहीं किया था, पर हमको पिंकी जी का खिलखिलाकर हंसना अच्छा लगा। जानकारी के लिए बता दें कि ये भारतीय रेलवे पर कोई व्यंग नहीं था। व्यंग में छोटी दिक्कतों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, बढ़ी चढ़ी बातों को छोटी बताकर नहीं। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अभी से सवाल, हमने उनकी बात काटते हुए कहा। हम ये तो नहीं कह सकते कि आपको जगह पसंद आएगी, क्या पता आए न आए, पर ये शाम जरूर अच्छी रहेगी, हमारी गारंटी है। तो फिर शुक्ला जी, कर लिया तुम पर भरोसा, कहते हुए पिंकी जी हमारी गाड़ी पर बैठ गईं और यात्रा हो गई शुरू। मानसिकता और विचारधारा एक धारणा है जो एक ही जगह के लोगों में अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है। ये समय समय पर बदलती तो रहती है, पर उस बदलाव का कोई निश्चित वक्त नहीं होता। यहाँ तक कि ये धारणा एक ही जगह के अलग अलग तबके के लोगों में अलग अलग हो सकती है। कहना हम ये चाहते हैं कि हमारा उस लड़की के साथ घूमना फिरना, जिसने हाल में ही ये हमारा रिश्ता ठुकराया था, नीम के नीचे बैठे चचाओं में, कुएं में पानी भरने आई बुआओं में और पान ठेलों में होने वाली चर्चाओं में काफी निंदनीय विषय बन गया था। हालांकि गांव में हमारे खिलाफ उमड़ रहे विरोधाभास के बीच अच्छी बात ये रही कि इन चर्चाओं का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि हम ढीठ हो गए हैं, पर हमको क्या। सूरज अब ढल जाने को तैयार था। नर्मदा घाट पर भीड़ भाड़ के अलावा हम भी पहुंच चुके थे, पिंकी जी के साथ। मंदिर से होते हुए सीढ़ियों पर चढ़ उतरकर जैन सलाब के बीच हमारा आगमन हो गया था। वैसे इस भीड़ भाड़ में अब हमारा पिंकी जी के साथ होना हमको उतना सचेत नहीं कर रहा था जितना गांव की सड़कों के बीच उनको बाइक पर बैठाते वक्त कर रहा था। इसका एक कारण ये हो सकता है कि घाट पर होने वाली भीड़ अक्सर बाहर से आने वाले पर्यटकों की होती है, सो इतने फेमस होने के बावजूद वहाँ हमको कम लोग ही पहचान पा रहे थे। दूसरा कारण हो सकता है समय। जब से हमने पिंकी जी को पहली बार देखा था, तब से गिने तो अब तक काफ़ी समय बीत चुका था हमको उनके साथ, और समय के साथ चीज़ें तो आसान हो ही जाती हैं। तीसरा ये हो सकता है कि क्या पता विशेषज्ञों की राय सही हो,
क्या पता हम सच में ढीठ हो गए हों, कौन जाने। सैलानियों द्वारा फैलाए गए कचरे को अगर एक पल के लिए नज़रअंदाज कर दिया जाए तो घाट का दृश्य काफ़ी मनमोहक था। नर्मदा घाट पर ढलती शाम, मध्यम सी बहती हवा और जन समूह के शोर का धीरे धीरे वक्त के साथ मध्यम हो जाना एक किसी कहानी के उस हिस्से जैसा था जो तुम अपने आप में कहीं रख लेना चाहते हो। इतना प्यारा कि उसे भूल जाने का ख्याल ही नाजायज लगने लगे। और ऐसे में अगर साथ अच्छा हो तो क्या बुरा और क्या भला। जितनी बातें हमने लिख दी, अम्मा कसम उतनी तो हम सोच भी नहीं पाए थे कि एकाएक पिंकी जी ने हमारा हाथ खींचा। जब तक हम होश में आए, पता लगा कि हम घाट में दिख रही आखिरी सीढ़ी पर खड़े हैं। मोहतरमा का आग्रह था कि कुछ देर यहीं बैठा जाए। पक्का? हमने फिर पूछा। कोई दिक्कत है क्या? जवाब में पिंकी जी का सवाल आया कि यकीन नहीं हो रहा। हमको अंदाजा नहीं था कि आपको ये जगह पसंद आएगी। हमने सुना है कि दिल्ली से पढ़कर आने वालों को अक्सर ये आनंद आनंदित नहीं करते। यार, इतनी हिंदी तो हमारे पिताजी से भी ना हो पाएगी। लगता है कल से डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ेगा तुम्हारे साथ। वैसे ऐसा किसने कह दिया तुमसे? किसी ने नहीं, बस लगा हमको। इतना कहकर हम उनके पास बैठ गए। प्रकृति इंसान के परे है। हम ये सोचकर जी रहे हैं कि हम उसे अपने हिसाब से ढाल रहे हैं, उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, पर ये नहीं सोचते कि प्रकृति हमको बदलने की कितनी क्षमता रखती है, कितना हर पल बदलती रहती है। हमने देखा है डकैतों को पहाड़ों में महात्मा बनते हुए। हमने देखा है हत्यारों को गंगा जी में अघोरी बनते हुए। हमने देखा है पूरी दुनिया चाहने वालों को दुनिया छोड़ते हुए। असल में हम प्रकृति को उतना ही देख समझ पाए हैं जितना वो चाहती है कि हम समझें। अंत में हमारे अंदर हमारा उतना ही हिस्सा बचता है जितना प्रकृति का दिया हुआ है। बहते पानी की बात कुछ और है। एक सुखद विराम के बाद पिंकी जी ने कहा, पर अब तक हम जाने कहीं खो से गए थे। बीते 15 मिनट 18 सेकंड में हमको इतना तो समझ आ गया था कि आज बात कुछ अलग है। कुछ बदलाव थे हम में जो हम महसूस करने लगे थे। जैसे पिंकी जी से बात करने में आज हम हिचकिचा नहीं रहे थे। उनकी छोटी छोटी बातें हमारे जहन में घर कर रही थी। हम देख पा रहे थे उनको मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। हम सुन रहे थे वो भी जो शायद कभी किसी ने कहा ही नहीं। तैरना आता है तुमको? पिंकी जी ने एक सवाल किया। अभी तो हम पिछली बात पर अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए थे और मैडम का एक नया सवाल हाजिर था। ऐसा लग रहा था कि वक्त के साथ होकर भी हम वक्त के पीछे पीछे चल रहे हों, जैसे हम सिर्फ सवाल सुनना चाहते हों बिना कोई जवाब दिए। इस बार भी इससे पहले कि हम कोई जवाब देते, उन्होंने खुद ही बताना शुरू किया। हमको तो नहीं आता। बचपन में एक बार पापा हमको स्विमिंग के लिए लेकर गए थे। पूरे दिन की ट्रेनिंग है हमारे पास। हम तो डूबते डूबते बचे थे उस दिन। 2 मिनट को पापा ने उधर क्या देखा, इधर हम ढेर। अगले दिन कान पकड़ लिया था। और दादी ने जो गालियां दी थी पापा को, कसम से आज भी याद हैं। यूं तो हमारी कहानी में किरदारों की प्लॉटिंग के अनुसार बीच बीच में प्रयोग होने वाले अंग्रेजी के शब्द हमको समझ नहीं आने चाहिए थे, पर एक सच ये भी है कि अगर तब वो कुछ न कहती तो भी हम जान लेते कि उन्होंने क्या नहीं कहा। फिर अंग्रेजी तो हमारा पैशन है। एक पते की बात बताएं, कभी किसी की फालतू बातें सुनकर भी दिल को सुकून आए तो 88% चांस है कि आपको इश्क हो गया है। हम चाहते तो थे कि हम किसी तरह बाकी बचे 12% में डटे रहें, पर एक एक बीतते पल के साथ उस ओर टिक पाना हमारे लिए और मुश्किल होता जा रहा था। हम सब कुछ सुन रहे थे बड़े ध्यान से। ये भी ख्याल आ रहा था कि कोई किसी एक इंसान के लिए इतना कैसे बदल सकता है। ऐसा भी होता है क्या कि किसी के ख्यालों से खुद के ख्यालों को मैच करने के लिए कोई अपनी सोच से ही बगावत कर जाए कि सही गलत सब एक साल लगने लगे? क्या किसी के लिए सिर्फ वही सच हो सकता है जो उसको किसी और की आंखों में नजर आता है? क्या कोई किसी और के लिए खुद को खो सकता है? जवाब है नहीं। सब फालतू की बातें हैं।
हाँ, हम ये जरूर मानते हैं कि साथ समय बिताने से दो लोगों के बीच एक अपनापन आने लगता है, पर इसके ऊपर की शिद्दत को हम सिरे से खारिज करते हैं। काफी वक्त बीत चुका था, हमको अंदाजा भी था, पर हमने यूं ही शाम को रात होने दिया। आसपास लोगों की चहल पहल न के बराबर हो गई थी और हल्के हल्के सन्नाटे में झिंगुरों की आवाज सुनाई पड़ने लगी थी। नदी का पानी आधी सीढ़ी ऊपर चढ़कर हमारे पैरों को भिगोने लगा था। समझ हम दोनों को आ रहा था कि अब जाने का वक्त हो गया है, अब चलना चाहिए। हमने कहा, आज जाने की जिद ना करो, या कुछ नहीं तो अभी ना जाओ छोड़कर, जैसे किसी जवाब का हम इंतजार कर रहे थे। हाँ, चलते हैं, सामने से जवाब आया। पिक्चर खत्म। वैसे अभी तक के वार्तालाप के बाद पिंकी जी को लेकर हमारा पर्सपेक्टिव पूरा बदल गया था। हाँ, पर्सपेक्टिव ही लिखा है वो, अर्थात दृष्टिकोण। डिक्शनरी लेकर घूमते हैं हम आजकल। हर व्यक्ति हर किसी पर अपना अलग प्रभाव छोड़ता है। मुलाकात भले एक पल की हो, पर जब भी कोई किसी से मिलता है, वो सामने वाले के व्यक्तित्व का एक हिस्सा अपने पास रख लेता है और अपने व्यक्तित्व का एक हिस्सा उसे दे देता है। मजे की बात तो यह है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अब जब हमने पिंकी जी को करीब से जान लिया था, हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ गया था। अब हम उनकी सोच को समझ पा रहे थे। हम देख पा रहे थे उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को जो हम में ही कहीं छूट गया था। कोई किसी के ख्यालों के जितना नज़दीक जा सकता है, हम शायद जा चुके थे, और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे विचारों के मानचित्र को ही बदल कर रख दिया। बस ये समझ लीजिए कि निर्णायका इतना निर्णायक कि इसी घटना के बाद हमने तय कर लिया था कि ब्याह तो पिंकी जी से ही करना है, चाहे जो हो जाए। आखिरी के चार शब्द चाहे जो हो जाए सिर्फ पारंपरिकता को ध्यान में रखकर उपयोग किए गए हैं। इनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो इतनी निर्णायक है कि इसको लोगों को बताने के लिए हम फीस चार्ज करते हैं। हाँ, फिर लोग उठकर जाने लगते हैं तो फ्री में भी बता देते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब हम पार्किंग में बुलेट निकाल रहे थे, किसी ने पीछे से हमारी गाड़ी को ठोकर मार दी। हमने पलटकर देखा तो था कोई बाइक में लगभग 8 साल के लड़के के साथ। 4 सेकंड तो कुछ नहीं, पर जैसे ही हमारी नज़र टूटे हुए इंडिकेटर पर पड़ी, हमारा दिमाग भनक गया। स्टैंड टिकाकर हम उतरे थे कि अब 2-3 हाथ तो दे ही देंगे। यूं कह लो कि हमने हाथ उठा ही दिया था कि पीछे से पिंकी जी आ गई और उन्होंने हमको रोक लिया। आप बीच में मत आइए, हमने कहा। तुम कुछ नहीं करोगे, उन्होंने पूरे हक के साथ हमको फिर रोका। और आप जाइए, उन्होंने उस बाइक वाले से कहा। हम थोड़े गुस्से में जरूर थे, पर नशे में नहीं। उनकी बात तो मान ली, पर एक टिस दिल में अब भी बाकी थी। जान से भी ज़्यादा प्यारी थी हमारी बुलेट हमको, पर अब किसको क्या समझाते। उसको जाने क्यों दिया। हम अब भी लगभग बौखलाए से बोल रहे थे। अभी खबर लेते उसकी। तुमने देखा नहीं, पिंकी जी ने समझाते हुए कहा। उसके साथ उसका बेटा भी था। उन्होंने ये बात ऐसे कही जैसे 2 नंबर के सवाल में 4 पन्ने का जवाब लिख दिया हो। तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? उन्होंने समझाना शुरू किया। बच्चों के लिए उनके पिता उनके हीरो होते हैं। वे उनको ही देखकर सीखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। वे देखते हैं उनको मेहनत करते, खुद की खुशियों के लिए उनको सेक्रीफाइस करते। एक पिता दुनिया के लिए चाहे कुछ भी हो, पर अपने बच्चे के लिए एक सोच होता है, एक सम्मान, एक आदर्श होता है। उन्होंने थोड़ा रुक कर कहा, तुम मानो या न मानो, इस एहसास का होना बचपना होने के लिए जरूरी है। ऐसे में अगर तुम उस बच्चे के सामने उसके पिता को 2-4 हाथ लगा देते तो तुम तो खुश हो जाते, शायद 4-6 दिन यही सपने देखते, पर इस बीच उस बच्चे से उसका हीरो छिन जाता। बस पिंकी जी के लिए वही इज्जत हमारे मन में भी अचानक जागी थी, जो सबके मन में अभी अभी आई है। हमको मिट्टी के पीतल होने का अंदाजा तो था, पर वह सोना निकली। हाँ, पता है ज़्यादा हो रहा है,
पर यह बात भी सच है कि इस घटनाक्रम से पहले इस दुनिया में हम सिर्फ 2 लोगों की दिल से इज्जत करते थे, एक हमारी अम्मा का और दूसरे हम खुद। अब पिंकी जी भी इस लिस्ट में शामिल हो गई थी। तीसरे नंबर पर, हर रात नींद न आने के अलग अलग कारण होते हैं। हम इस बात के विस्तार में नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैटर बड़ा है और अगर इस पर हम ज्ञान देने लगे तो हमको रोकेगा कौन। बस इतना कहकर विराम लेंगे कि उस रात हमको नींद न आने का कारण थी एक टीस जो रह रह कर दिल को चुभ रही थी। सबको याद हो तो महीनों पहले जब हम पहली बार पिंकी जी से मिले थे तब उन्होंने हमसे ब्याह करने से मना कर दिया था। नहीं याद आ रहा हो तो कोई बात नहीं, वैसे भी यूपीएससी में ये नहीं पूछते। हाँ, तो टीस ये थी कि इस बात का उस दिन जितना फर्क नहीं पड़ रहा था उससे कहीं ज़्यादा आज पड़ रहा था। नहीं, प्रोसेस स्लो नहीं है हमारा और ना ही हम 2G यूज करते हैं। आज हमको ये एहसास हो रहा था कि शर्मा निवास की छत पर हमसे असल में क्या छूट गया था। शायद तब ही हम पिंकी जी को सही से जान पाए थे। शायद यही वो पल था जब हमारी किस्मत में इश्क होना लिखा था। हाँ, शायद बीती शाम से बन गया हूँ मुरीद खुदा की कारीगरी का। बीती शाम को ही तो असल में नजर आए थे तुम, बोलो वाह। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे 10वीं फेल उपन्यास के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। धन्यवाद।